मैं एक सुझाव देता हूं क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सर एक बार चेक कर लो। भाई भाई ये रोक ले। क्या उम्र है इनका? इसी के बारे में बोलो। सामने इन्होंने बालाजी काहे ऐसे कैले हाथे? ए अरे जल्दी बुलाइए, मुंह से झाग निकल रहा है। बालाजी तू हमारा आवाज सुन रहा है? कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। मैं आपसे एक और सहयोग चाहता हूं। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके टेस्टिंग के कारण आंकड़ा बड़ा आ जाता, आने दीजिए। राजधर्म शब्द को आपने रामायण में सुना होगा। रामायण में राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को अपना राज्य सौंपते हुए इस शब्द का मतलब बताया था। राजा जब राज मुकुट पहनता है तो अपने आप को, अपनी प्रजा, अपने राज्य को सौंप देता है। जैसा राजा होता है, प्रजा भी उसके राजा को देखकर उसका आचरण करती है। ओके ठीक है, राजधर्म में बताया होगा, लेकिन मैं अपने राजा का आचरण कभी नहीं करूँगा क्योंकि हमारा राजा कुछ ऐसा है। मास्क पहने, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं, यानी कि ये सबसे अहम संदेश है क्योंकि बहुत सारे लोग देश भर में उन्होंने मास्क पहनना ही छोड़ दिया था। ऐसे में मास्क पहने, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं, ये बहुत जरूरी संदेश है और इसको बिल्कुल आप भी याद रखिए। और हम सब जानते हैं कि मास्क से ही बचाव है। नहीं यार, हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं। हाँ, थोड़े से झूठे हैं, थोड़े से जुमलेबाज है, लेकिन दिल के अच्छे हैं। जैसा कि हमारे वेदों में भी राजधर्म शब्द का मतलब बताया गया है। वेदों में राजा को राजा का भगवान कहा गया है क्योंकि राज्यवासियों का समस्त सुख दुख, जीवन मरण सब कुछ राजा के हाथ में होता है। टेस्टिंग के कारण आंकड़ा बड़ा आ जाता, आने दीजिए। और इसलिए राजा के अंदर दया, क्षमा, करुणा एवं उदारता का भाव अवश्य होना चाहिए। भाई मोदी जी तो 15 साल हिमालय में थे, वेद तो पढ़े होंगे, लेकिन लगता है भूल गए क्योंकि अभी उम्र देखो 70 साल से ऊपर है। देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। दूसरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए एक चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। वही युद्ध के समय राजा को अपनी सेना का नेतृत्व करके सबसे आगे खड़े रहना होगा।
जो राजा वीर नहीं होता उसकी सेना उसका आदर नहीं करती। युद्ध का मतलब कोरोना युद्ध ना। मोदी जी तो इलेक्शन रैली में थे, युद्ध कैसे लड़ेंगे? लगता है इतिहास में पहली बार किसी सेना ने राजा के बिना युद्ध लड़ा है। डेफिनेटली अगर राजा अपना राजधर्म नहीं निभाता या फिर राजधर्म निभाने में कोई गलती करता है तो उसका अंत समीप होता है। अंत तो नहीं होगा, गारंटीड। क्यों? जब तक ईवीएम है तब तक तो गद्दी नहीं छोड़ेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। सही है। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ पाटिल राजा, इन शॉर्ट पी राजा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज देखेंगे कौन जिम्मेदार है भारत की आज की इस कंडीशन को। क्यों खेला जा रहा है इंडिया में वैक्सीन पॉलिटिक्स, क्यों हम झेल रहे ऑक्सीजन क्राइसिस और किसकी वजह से, क्या कर रही थी हमारी गवर्नमेंट पिछले 7-8 महीने से, कहाँ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ है पीएम केयर फंड का पैसा, ये सब कुछ देखेंगे आज। माना कि कोरोना की पहली लहर से हम सब अनजान थे, इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। 2014 के बाद आज तक जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है वही रिस्पॉन्सिबल है आज की इस कंडीशन को। उसमें हम डीमोनेटाइजेशन, फ्लॉट जीएसटी या फिर लो हेल्थ बजट एलोकेशन को देख सकते हैं। डीमोनेटाइजेशन को देखा जाए तो जनता को ब्लैक मनी के नाम पे उल्लू बनाकर इस डीमोनेटाइजेशन को लाया गया था। पता नहीं पर्दे के पीछे किसका ब्लैक मनी वाइट हो गया। सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक तो हम सबको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। इस डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट आज तक हम झेल रहे हैं। हिस्टोरिक एंड बोल्ड डिसीजन का क्रेडिट लेने के नाम पे आपने फ्लॉट जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया, विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग आपने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया। इसका खामियाजा आज तक हमारे इंडस्ट्रीज, हमारा सर्विस सेक्टर भुगत रहा है। आपने इकोनॉमी का पूरी तरीके से सत्यानाश किया। हेल्थ केयर सर्विस एक सर्विस है, इसलिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता, इससे डायरेक्ट इनकम नहीं होती। इसलिए एवरी ईयर जहाँ पर हेल्थ एजुकेशन को सबसे ऊपर रखना चाहिए वहीं पर आपने एवरी बजट में इसका बजट एलोकेशन सबसे कम रखा। और इसी की वजह से आज ना हमारे पास हॉस्पिटल्स है, ना बेड्स है, ना ही ऑक्सीजन है। आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, इसका ढिंढोरा आप दुनिया में पीटते रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग थी। विजयी होकर आत्म भारत निर्माण के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। कहाँ गया पीएम केयर फंड का पैसा? वो तो मैं खा गया। ना आप नहीं पूछ सकते इस फंड का पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, क्योंकि मोदी जी ने इस फंड को आरटीआई के बाहर रखा है। पीएम केयर फंड को मोदी गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली आरटीआई के बाहर रखा और इसके पीछे कुछ डाउट्स नजर आए। इट्स डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट को दिस ईयर CSR के थ्रू, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू 15,000 करोड़ रुपीज़ मिला था। उसमें से लगभग आधा पीएम केयर फंड में ट्रांसफ़र किया गया एंड ओनली 200 करोड़ रुपीज़ पीएम नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र किया गया। आपको बता दूं, पीएम नेशनल रिलीफ फंड एक ऐसा फंड है जो आरटीआई के अंडर आता है। ये एक लिजिटिमेट फंड है जो इंडिया में नेशनल डिजास्टर को कोप अप करने के लिए बनाया गया था। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा फंड बनाया गया है जो आरटीआई के बाहर रखा गया है, मतलब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। उसमें कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पर पैसा जा रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है और कोई पूछ भी नहीं सकता है। पीएम केयर फंड में जो भी पैसा जा रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे भारतीय लोगों ने एक एक पेनी इकट्ठा करके इमोशनल होकर इस कोविड से लड़ने के लिए ये पैसा इकट्ठा किया है और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। इट इज़ स्ट्रेंज। जनवरी 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर ने अपना 56 इंच का सीना चौड़ा करके ये बोला था। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने
2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था, वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। ऑक्सीजन सप्लाई की अगर हम बात करें तो 2017 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 63 बच्चों की मौत ऑक्सीजन न मिलने के कारण हुई थी। इसी के साथ कोविड की पहली लहर में हमने इटली का हाल देखा था। वहाँ पर ऑक्सीजन का जो हाल था वो आज हमारे इंडिया में है। सो हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था कि हम ये इस सिचुएशन में जा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। कभी सोचा नहीं था ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से इंडिया में इतने लोगों की मौत हो सकती है। कितने शेमलेस हो गए दिस पॉलिटिशियंस। यहाँ पर सप्लाई को ठीक करने के बजाय यहाँ पर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट स्टेट्स को ब्लेम कर रही है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर आपको बता दूँ हमारे इंडिया में ऑक्सीजन का सप्लाई और कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। इंडिया में कई दिनों से वैक्सीन के ऊपर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे देशों ने फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मगर इंडिया में अभी तक यहाँ पर ब्लेम गेम हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ब्लेम करिए और स्टेट गवर्नमेंट ब्लेम सेंट्रल को ब्लेम करिए। मोदी जी सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं, इंडिया इज़ अ वर्ल्ड्स फार्मेसी, मतलब पूरी दुनिया को हम वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता का क्या होगा? 45 ईयर्स अबोव सिटीजन्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन दी गई, उसकी कीमत थी 150 रुपीज़। लेकिन अब जब बात फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स के ऊपर डाल दी। हमारे स्टेट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये 400 रुपीज़ में वैक्सीन परचेस करके फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे सके, एंड मोदी गवर्नमेंट नोज दैट। भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया में वैक्सीन का प्रोडक्शन करती है, उन्होंने खुद से डिक्लेयर किया है कि 150 रुपीज़ में भी अगर वो वैक्सीन को बेचते हैं तो भी उनको फ़ायदा होगा। मगर यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट कुछ अलग ही क्रोनी कैपिटलिज्म का खेल खेल रही है। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। हालात बहुत बुरे हैं। कोरोना की सेकेंड वेव ने महाराष्ट्र जैसे कुछ लिमिटेड स्टेट्स को ही इम्पैक्ट किया है, लेकिन पूरा इंडिया अभी बाकी है। जहाँ जहाँ पर इलेक्शन रैलीज हुई थी वहाँ पर तो बहुत बुरे हाल होंगे। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वायरस के रिगार्डिंग, उन्होंने डिक्लेयर किया है 61% सैंपल जो महाराष्ट्र में टेस्टेड थे उनमें डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आया है। मतलब ये वायरस इस सेकेंड वेव का वायरस RT-PCR टेस्ट को भी बाईपास कर सकता है। मतलब बहुत बुरे हाल होने वाले। हमारे बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया ने यानी गोदी मीडिया ने इसको नोटिस करके भी इग्नोर किया, लेकिन कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स ने इसको नोटिस करके दुनिया को दिखाया है। हमारे मेट्रो सिटीज़ की ये हाल है। हमारे एम जैसे प्रीमियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी कहना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन के कारण हम और लोगों को एडमिट नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं अगर ये वायरस गांव-गांव में फैला तो हाल क्या हो सकते हैं। नेशनलिस्ट प्राइड मे स्वेल योर चेस्ट बट टू फील लंग्स यू नीड एयर। मोदी जी, यू नीड ऑक्सीजन। आपको लीड करना होगा। आप राजधर्म का पालन नहीं करेंगे तो इतिहास गवाह है आपका क्या होगा। थैंक यू सो मच। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है, हमें गर्व है इस बात का। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे दिन आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ठीक है ना? खुश है ना आप लोग?
घर में घुस के मारता है।